हेलो बच्चों, कल मैं आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में समझा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नाम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उन सेलेक्टेड नामों में से ही किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो बाद में 99 में संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने उसमें संशोधन किया, जिसके द्वारा ये निर्णय किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग द्वारा होनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। इसको लेकर के नहीं सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को लागू क्यों करना चाहती थी? ताकि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है या न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके और जो भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति चल रही थी उसको रोका जा सके। तो अब हम यहाँ से आगे उसके बारे में और विस्तृत ढंग से समझेंगे कि इस प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम और 2014 और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित किया। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी कॉलेजियम व्यवस्था, उसमें केंद्र सरकार बदलाव चाहती थी और इस बदलाव के लिए सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 बनाया गया और साथ ही साथ जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 था, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित था, उसको अधिसूचित किया है। ध्यातव्य है कि इन दोनों अधिनियमों से संबंधित 2 विधेयक क्रमशः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 और 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में 13 अगस्त 2014 को और ये राज्यसभा में 14 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से पारित हो गए थे, यानी पास हो गए थे। तो ये दोनों विधेयक लोकसभा से कब पास हुए थे? 13 अगस्त 2014 को, और राज्यसभा से कब पास हुए थे? 14 अगस्त 2014 को। संविधान के अनुच्छेद 368, तो आपने पहले ही पढ़ा था कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में। तो संविधान के अनुच्छेद 368 2 के तहत निर्धारित आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन मिलने के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। तो जब ये लोकसभा और राज्यसभा से ये दोनों विधेयक पास हो गए तो राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर कब कर दिए थे? 31 दिसंबर 2014 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के रूप में और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 के रूप में 31 दिसंबर 2014 को ही राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को इन अधिनियमों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित कर दी थी कि 13 अप्रैल 2015 के बाद इसी प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन दोनों अधिनियमों के लागू होने की तारीख केंद्र सरकार ने कब की निर्धारित की थी? 13 अप्रैल
15 को। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग होगा जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो यानी जो केंद्र सरकार ने नया आयोग बनाया था उसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसका अध्यक्ष किसको बनाने की प्रक्रिया की गई थी? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, यानी जो आपके केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री है वो भी इसका सदस्य होगा, तथा 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री और 2 अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति। यानी कुल मिलाकर के इस आयोग में कितने सदस्य होंगे? 6। तो जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया था केंद्र सरकार ने उसमें कितने सदस्य थे? 6। और वो कौन कौन से हैं? 1 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति। उल्लेखनीय है कि 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। इन 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो कहने मतलब जो 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे उनमें से एक या तो SC, ST या OBC या अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, इनमें से कोई एक चुना जाएगा। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निरस्त कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने की है, उपराष्ट्रपति को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था या समझा दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। यानी अगर हम चाहते हैं कि समय से पहले न्यायाधीश पद से हटे तो उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। तो कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी कोई न्यायाधीश ने गलत कार्य किया है या वो उस पद के योग्य नहीं है तभी उसको समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में 2/3 बहुमत की सहमति न हो, कहना मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही, तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहाँ उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा। लेकिन उसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है? विधायिका यानी संसद के पास। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। तो दोनों को ही जिम्मेदारी दी गई है, कार्यपालिका को उनकी नियुक्ति की और विधायिका को उन्हें समय से पहले हटाने की। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। यानी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से लेके आज तक सिर्फ एक ही बार न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो भी दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया। अतः आज तक कोई भी न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा समय से पहले नहीं हटा। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन
न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। तो ये आपके न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया थी। अब न्यायपालिका की संरचना, जो मैंने आपके पाठ की स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हमारे देश में न्यायपालिका के 4 स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो कहने मतलब कि सारा कुछ सर्वोच्च न्यायालय के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जैसे पिरामिड का आकार होता है उसी प्रकार से, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। कहने का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है अपने से नीचे स्तर के तीनों न्यायालयों की देखरेख करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। कहने का सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी केस पर जो भी फैसला सुनाया वो फैसला अन्य नीचे के सभी न्यायालयों को मानना होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादलों की सिफारिश करता है। तो यानी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं उन्हें एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, जैसे कोई केस उच्च न्यायालय में चल रहा है या जिला न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय, तो वो उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे न्यायाधीशों का वो तबादला कर सकते हैं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, तो ऐसे ही अगर कोई केस एक उच्च न्यायालय में चल रहा है तो उस केस को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये सारा सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। कहने मतलब कोई केस जिला न्यायालय में चल रहा था और कोई व्यक्ति जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। तो जिस केस की उच्च न्यायालय में अपील की गई है उस केस की सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। कहने का तात्पर्य होता है जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उन 6 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रत्याय, उत्प्रेषण लेख हैं, ये ऐसे लेख जारी किए जाते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। तो यानी एक राज्य उसके राज्य के अंतर्गत जो भी मुकदमे आते हैं उनकी सुनवाई और निपटारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अपने अधीनस्थ अदालतों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। तो यानी उच्च न्यायालय जो अपने से नीचे स्तर के न्यायालय हैं, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उनके कामों की देखरेख करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। जिला न्यायालय जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। कहने का मतलब जैसे हमने जिला न्यायालय में कोई केस किया है तो उसकी सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की जाती है और जो अधीनस्थ न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं है वो जिला न्यायालय में अपनी अपील करता है। तो ऐसे केसों की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की जाती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अब अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार कर सकती है। तो ये आपके